हेलो बच्चों, चलिए आज हम अपने पद्य खंड से पाठ 2 पढ़ते हैं। आलोक धनवा जी की लिखी हुई कविता पतंग। ये कविता बहुत ही सुंदर कविता है और छोटी सी कविता है। पहले कविता पढ़ने से पहले हम धनवा जी के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म 1948 में मुंगेर बिहार में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं थी, पहली कविता थी जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, दुनिया रोज बनती है। ये इनका एकमात्र संग्रह था और इनको सम्मान मिले हैं बहुत सारे। राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का सम्मान, साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान। इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं, इनकी कविता जो थी वो गंभीर काव्य प्रेमियों की जवानी याद की जाती थी। आलोचक जो थे उनका मानना था कि कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया है, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से नहीं हुआ। परंतु इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद आलोक जी ने कभी थोक के भाव लेखन नहीं किया। बहुत थोड़ा लेखन किया, लेकिन जो भी किया वो बहुत उत्तम है। तो हम इनकी जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, इनको उसमें जो आखिरी पैराग्राफ है आपकी इंट्रोडक्शन पार्ट में, उसके आखिरी के 2 पैराग्राफ देखिए। पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। उनके जीवन में जितनी भी कविताएं लिखी उसको एक संग्रह में संग्रहित किया गया। वो एकमात्र संग्रह था, उससे ली हुई ये छोटी सी एक कविता है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया। कविता लंबी है लेकिन उसका छोटा सा पार्ट आपकी पुस्तक में शामिल किया गया है, तो आपके पढ़ने के लिए कविता छोटी सी है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं व उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। अभी यहाँ पर पतंग है वो बाल सुलभ इच्छाओं, बाल सुलभ इच्छाएं, जो बाल मन में, छोटे बच्चों के मन में जो इच्छाएं होती हैं, उनके ऊपर एक ये छोटी सी कविता है। बहाना किसका लिया? पतंग का। और इतने सुंदर तरीके से इसका चित्रण किया है, बहुत सारे बिंबों का प्रयोग किया है। अभी बिंब किसे कहते हैं, ये एक तकनीकी होती है काव्य लेखन की, जिसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। पर अभी हम बात करते हैं कि बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। जैसे पतंगे रंग बिरंगी होती हैं, ऐसे ही बच्चों के सपने जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं। वो कुछ अलग ही सोचते हैं। छोटे बच्चे, उनको असलियत वास्तविकता नहीं पता होती, तो वो अपने मन से बड़े सुंदर रंगीन सपने बनाते हैं, जिसको कि यहाँ रंग बिरंगी पतंग के द्वारा यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। बच्चों, जो ये आपके लास्ट के पैराग्राफ में जो पंक्तियां लिखी होती हैं, यहाँ पर कविता का पूरा सार होता है और इन पंक्तियों को पढ़ करके, समझ करके, उनका उपयोग करके आप अपने उत्तर को बहुत सुंदर तरीके से बना सकते हैं। तो पतंगों की जो ऊंचाई है, जितनी ऊंची पतंग उड़ती है उतने ही हमारे बाल सुलभ मन, जो बच्चों का मन है, वो उतना ऊंचा उड़ना चाहता है। आज बच्चा यहाँ है तो कल वो बादलों के पार पहुंच जाता है, फिर उसके बाद परीलोक में पहुंच जाता है, फिर कहिए तो वो भगवान के पास पहुंच जाता है, बातें करके आ जाता है। तो उसका मन कैसा है? वो बाल सुलभ कल्पनाएं हैं, बच्चों वाली कल्पना है, और वो बहुत ऊंचा उड़ना चाहता है। उसकी कोई हद नहीं है, हद मतलब सीमा नहीं है। तो जिस प्रकार पतंग जो है वो जितनी ऊंची जाती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। जहाँ तक पतंग की डोर जाती है, जहाँ तक हवा जाती है, वहाँ तक पतंग जा सकती है। तो ठीक उसी प्रकार बच्चों के मन जो है वो उस सीमा को छूना चाहते हैं और उस सीमा के भी पार जाना चाहते हैं। जो सीमा है उसके भी वो पार जाना चाहते हैं। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है। अभी कविता बिंबों के माध्यम से हमको एक नई दुनिया में ले जाती है, कल्पना लोक में ले जाती है, जहां पर शरद ऋतु जब गर्मी खत्म हो गई होती है, जाड़ा अभी शुरू नहीं हुआ होता, जो मीठा सा, मध्यम सा, प्यारा सा मौसम होता है, उसको शरद ऋतु कहते हैं। जाड़े की शुरुआत वाला मौसम। ना तो अभी जाड़ा आया है, ना अभी गर्मी है, ना बारिश है, बहुत सुंदर सुहावना मौसम होता है। तो वो जो शरद ऋतु है, यहाँ उसका मानवीकरण कर दिया गया। ऐसा लगता है कि शरद ऋतु खुद स्वयं चल करके आ गई है
और वो बड़े चमकीले इशारे कर रही है। चमकीले क्यों कहा गया? क्योंकि शरद ऋतु में मौसम बिल्कुल चमकीला, साफ, एकदम नीट होता है, आसमान खुला होता है, मौसम बढ़िया होता है, हवाएं चल रही होती हैं। तो ऐसे वो इशारे कर रही है जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है और उस समय तितलियां फैली हुई हैं, रंग बिरंगी तितलियां। जैसे बच्चे रंग बिरंगे बच्चे, उनके सपने रंग बिरंगे होते हैं, उसी प्रकार तितलियां भी रंग बिरंगी हैं। वो भी बच्चों के मन की परिचायक हैं। दिशाओं के मृदंग बजते हैं। दिशाओं में मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र होता है जो बहुत अच्छी गुंजायमान आवाज करता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि चारों दिशाओं में मृदंग बज रहा है। यानी बच्चे जब खेलने के लिए, कूदने के लिए बाहर निकलते हैं तो दिशाओं में भी मृदंग बजने लगता है। गर्मी के मौसम में जब बहुत तेज गर्मी होती है तो बच्चे बेचारे बाहर नहीं निकल पाते, मम्मियाँ डांट के बैठा देती, नहीं अंदर चलो, गर्मी लग जाएगी। और जब जाड़े होते हैं तब भी बेचारे नहीं जा सकते क्योंकि ठंड बहुत है, तो बेचारे ठंड में नहीं जा पाते। बारिश होती है तो बेचारे बारिश में नहीं जा पाते खेलने के लिए। तो जब ये शरद ऋतु का मौसम होता है, ये बहुत सुहाना मौसम होता है। उस समय बच्चे जिस समय बाहर पूरे पार्क में, सड़कों पर, मैदानों में खेल रहे होते हैं रंग बिरंगे, तो ऐसा लगता है सारी दिशाओं में मृदंग बज उठा है। जहां छतों के खतरनाक कोनों से गिरने का भय है तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं। अभी अगर बच्चे छतों पर खेलते हैं, आप लोग भी खेले होंगे छतों पर, तो जब बच्चे छतों पर खेलते हैं तो छत के कोने से गिरने का डर होता है। तो मम्मी पापा बड़े लोग डांटते, बेटा गिर मत जाना। और कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो भी जाती हैं कि बच्चे गिर भी जाते हैं, हाथ पैर भी टूट जाते हैं, लेकिन उनके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके सपनों में, उनकी इच्छाओं में उनको कोई फर्क नहीं। अगर कोई बच्चा गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है, तो क्या वो खेलना बंद कर देता है? नहीं, वो फिर से उठ के खड़ा हो जाता है और फिर से खेलने चल देता है। फिर डांट खाता है कि देखो अभी कल चोट लगी थी, फिर तुम चल दिए। लेकिन क्या वो मानता है? नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, नासमझ होते हैं और उनके मन में उमंगे, उत्साह इतना अधिक होता है कि वो कुछ नहीं सुनना चाहते। उनको बस खेलने को चाहिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो दौड़ पड़ते हैं बाहर। अभी आगे की पंक्ति देखते हैं, जहां वो उस भय पर विजय पाते हैं बच्चे जो गिर गिर कर संभलते हैं। अभी बच्चों को डर नहीं लगता, वो डर के आगे भी जीतते हैं। कहा आपने सुना होगा ना, डर के आगे जीत है। जो डर को जीत गया वो आगे जीत ही जाएगा। तो उन बच्चे उस डर से भी आगे बढ़ जाते हैं और वो गिरते हैं फिर संभल के खड़े हो जाते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आता है। अभी पृथ्वी जो है, धरती, वो खुद ब खुद उनका कोना उनके पास आता है और आकर के उनको बार बार बचा लेता है। वे हर बार नई नई पतंग को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के बाद के शरद के प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी वो क्या करते हैं, जैसे ही एक पतंग गिरी दूसरी पतंग ले आते हैं। एक कट के चली गई तो वो दूसरी पतंग ले आएंगे और नया हौसला, गिरे खड़े हो गए, नए उत्साह, नए हौसले से, नए जोश से खड़े हो गए और फिर हर बार वो भादों के बाद जो है वो शरद के प्रतीक्षा करते। भादो सावन की ऋतु आती है, बारिश की, फिर भादो तेज बारिश और फिर शरद की ऋतु आती है। ठंडा मौसम होता है जब उजाला हो जाता है। भादों का जो अंधेरा होता है उसके बाद जब उजाले का समय आता है, मौसम हरा भरा हो जाता है, दिशाएं खिल जाती हैं, सब तरफ हरियाली होती है, सुहावनी हवा चल रही होती है। उस मौसम का वो बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? अभी कवि पूछ रहा है, क्या ये जो बच्चे हैं इनके साथ आप भी हैं? आप भी उनकी तरह हौसला रखते हैं? और अगर नहीं रखते तो उनके साथ बढ़िए, उनके जैसा हौसला आपके अंदर भी होना चाहिए। तो अब हम इसकी कविता को देखते हैं बच्चों। पतंग कविता, पंक्तियां देखिए शुरू की। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया। अभी ये जो कविता है बच्चों, इसमें कोई छंद नहीं है, ये मुक्त छंद की कविता है। यहाँ पर किसी भी छंद में इसको बांधा नहीं गया है। यहाँ पर कविता छंद मुक्त कविता है जिसमें कोई छंद नहीं है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि गद्य के रूप में लिखी हुई कविता है, फिर भी इसमें एक राग है, एक संगीत है। कविता देखिए। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया। अभी यहाँ पर बौछारें, जब तेज बारिश होती, तेज बौछार वाला मौसम वो चला गया है। भादों का महीना चला गया। सावन और भादों, आपको पता होगा ना, जब तेज बारिश का महीना होता है वो अगस्त, जुलाई अगस्त वाला महीना वो चला गया है। अब कैसा मौसम आ गया? सवेरा हुआ। अब उसके बाद जब सवेरा होता है तो वो सवेरा कैसा होता है? एकदम चमकीला, चमकदार सवेरा होता है। और शरद का उल्लास, जो शरद ऋतु है उसका उल्लास मन में आ जाता है, उमंगे, उत्साह, उससे हम भर जाते हैं। यहाँ पर उपमा अलंकार है, भादों गया, यानी कैसा है? भादों गया, जब मौसम गया तब कैसा सवेरा आया? खरगोश की आंखों जैसा।
लाल सवेरा, तो जहाँ पर सा से सी से उप के साथ उपमा दी जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अलंकार एक अलग वीडियो में हम पढ़ेंगे फिर से। अलंकार बच्चों आपसे ऐसे नहीं पूछा जाता कोर्स में, परंतु आपको किसी पद्य की पंक्तियां देकर के उसमें प्रस्तुत अलंकार आपसे पूछा जा सकता है, और साथ आपको अलंकार पूरी तरह से पहचानना आना चाहिए। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अभी खरगोश की आंखें आपने देखी होंगी, आंखें उसकी लाल लाल होती हैं, और जिस समय सुबह शरद ऋतु में जब सवेरा होता है तो आसमान कैसा होता है, लाली लिए हुए आसमान होता है। तो ऐसा लग रहा है कि शरद ऋतु एक खरगोश के जैसा है और उसकी आंखें लाल लाल आंखें खरगोश जैसी। तो जैसी यानी उपमा अलंकार। अगली पंक्ति देखिए, शरद आया पुलों को पार करते हुए। अभी शरद ऋतु जो है वो खुद उसका मानवीकरण कर दिया गया, वो पुल को पार करते हुए आ रहा है। शरद ऋतु पुल को पार करते हुए आ रही, कैसे? अपनी नई चमकीली साइकिल पर तेज चलाते हुए। शरद ऋतु साइकिल पर बैठी हुई है और वो साइकिल को तेजी से चलाते हुए पुलों को पार करता हुआ शरद ऋतु आ गया है। अब यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है, और कौन सा बिंब है? यहाँ दृश्य बिंब है। दृश्य बिंब मतलब जब आपको शब्दों के माध्यम से कोई चित्र दिखाई देने लगे, आपके आगे एक चित्र खिंच के आ जाए, तो अब आपके आगे कल्पना में एक चित्र आएगा कि हाँ वाकई कोई शरद ऋतु है जो साइकिल पर बैठ करके चला रहा है, तेजी से आ रहा है, आंखें उसकी लाल लाल खरगोश जैसी आंखें हैं, और चमकीली साइकिल पर बैठा हुआ और पुलों को पार करता हुआ चला आ रहा है, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। घंटी और साइकिल पर बैठ के वो टिन 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 घंटी बजा रहा है जोर जोर से। जोर जोर यहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति हुई, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यहाँ पर जोर जोर की आवृत्ति हुई तो कौन सा अलंकार? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जब शब्दों की आवृत्ति होती है, अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, केवल बात पर बल देने के लिए उसका प्रयोग किया जाता, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। आगे की पंक्ति देखिए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। अभी वो घंटी बजा रहा है और चमकीले इशारे कर रहा है, आ जाओ आ जाओ बच्चों आओ। चमकीले, चमकीले मतलब सुनहरे, उत्साह से भरे, उल्लास से भरे हुए इशारे बच्चों को कर रहा है कि आओ चलो मेरे साथ चलो खेलते हैं। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। अभी वहां पर बच्चे खेल रहे हैं, मौसम अच्छा है, बाहर खेल रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? पतंग उड़ाते वाले बच्चे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, और वो पतंगे कैसी हैं? रंग बिरंगी पतंगे हैं। बच्चे भी रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए सुंदर प्यारे बच्चे हैं, और वो झुंड में है, झुंड मतलब ग्रुप में, समूह में, और चमकीले इशारों से बुलाते हुए। और तभी वो शरद ऋतु आती है और उनको बुलाती है चमकीले इशारे करते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। और वो जो शरद ऋतु है उसने आकाश को एकदम मुलायम बना दिया है, सॉफ्ट कर दिया है, जिससे कि बच्चों की पतंगे ऊपर और ऊपर और ऊपर चली जाएं। यानी शरद ऋतु चाहती है कि ये बच्चे उसके साथ आएं और उसके साथ उतने ही उल्लास से और उमंग से वो खेलें। अभी यहाँ पर आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, मुलायम यहाँ पर कौन सा बिंब है? यहाँ पर स्पर्श बिंब है। मुलायम यानी हमको पता चल रहा है कि सॉफ्ट सॉफ्ट, जिसको कि हम टच कर सकते हैं, तो यहाँ पर स्पर्श बिंब का प्रयोग है। जहाँ पर शब्दों से आपको स्पर्श का पता चले वहाँ स्पर्श बिंब होता है। तो यहाँ वो मुलायम बनाते हुए शरद बालक के आकाश को मुलायम बना दे रहा है कि पतंग ऊपर उठ सके। और फिर से दृश्य बिंब आ गया कि अब पतंगे, मुलायम आकाश है, पतंगे ऊंची ऊंची उड़ रही हैं, बच्चे झुंड में खेल रहे हैं। बिल्कुल दृश्य बिंब आपकी आंखों के आगे एक दृश्य आ गया होगा। आगे की पंक्तियां देखिए, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। अभी यहाँ पर पतंग के लिए कहा गया कि पतंग क्या है? दुनिया की सबसे हल्की चीज और रंगीन। पतंगे कैसी होती है? कलरफुल, रंगीन पतंगे, और हल्की होती है। पतंग एक स्पेशल कागज से बनती है बच्चों, पतंगी कागज बोलते थे। वो कागज सबसे हल्का कागज होता है। वो क्यों हल्का होता है? क्योंकि अगर वेट कम होगा तो पतंग ऊंची उड़ सकेगी। और रंग बिरंगी क्योंकि हमें आकृष्ट करती है, हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। तो पतंगे अपनी हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, यानी पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। बांस की कमानी जो पतंग होती है उसमें कमानी बनाई जाती है। सीख को, पतली सी सीख को ऐसे मोड़ देते हैं और उसको धागे से बांध करके उसके कागज को पेस्ट कर देते हैं, तो वो कमानी होती है। तीर धनुष के समान एक कमानी लगाई जाती है, वो भी बहुत हल्की होती है। बांस की सबसे पतली कमानी, वो अगर भारी होगी तो वजन हो जाएगा और पतंग उड़ नहीं पाएगी। तो वो बहुत हल्की होती है कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और वो इसलिए लगाई जाती है कि एक सुंदर प्यारी सी दुनिया जो है, बच्चों की रंग बिरंगी दुनिया, इन पतंगों को लेकर के उड़ जाए, उड़े, उनको उड़ाए और शुरू हो जाए एक सुंदर
दुनिया, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जिस प्रकार से तितलियां होती हैं, रंग बिरंगी तितलियां आसमान में उड़ती हैं, वैसे ही ये जो पतंगे हैं वो कैसी लग रही हैं? तितलियों के समान रंग बिरंगी तितलियां आसमान में उड़ रही हैं। और जमीन में वो तितलियां रंग बिरंगी कौन है? बच्चे। वो रंग बिरंगे बच्चे तितलियों के समान। और तितलियां कैसी होती? नाजुक होती। तितली को अगर छू दो तो उसका पंख टूट जाता है। बच्चे भी नाजुक हैं क्योंकि उनको जरा से चोट से उनको तकलीफ हो जाती है। पतंगे भी नाजुक हैं क्योंकि पतंग को जरा सा झटका लगता है और पतंग फट जाती है। तो यहाँ तितलियां, पतंगे और बच्चे, बच्चों से उपमा दी गई है। पतंगों से, तितलियों से बच्चों की उपमा दी गई है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, इतनी सुंदर दुनिया उड़ सके, इसके लिए वो रंग बिरंगे इशारे कर रहा है शरद ऋतु। अब यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है फिर से कि बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियां, किलकारियां और तितलियों की नाजुक दुनिया। अब ये जो तितलियों की नाजुक दुनिया है, यहाँ पर फिर से मानवीकरण कर दिया गया है और बच्चों को उपमा दी गई है, बच्चों की उपमा दी गई। यहाँ उपमा अलंकार भी है। आगे की पंक्तियां देखते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। अब कपास मतलब होता है रुई। रुई कैसी होती है बच्चों? उसका गुण है हल्का होना। रुई बहुत हल्की होती है, उसमें वजन नहीं होता, वॉल्यूम होता है। तो बच्चे कैसे होते हैं? हल्के और मुलायम, रुई की तरह मुलायम, सॉफ्ट। आपने कोई छोटा बच्चा अगर देखा हो, उसको छुएं, उसके हाथ पैर छुएं तो बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो बच्चे जन्म से अपने साथ लाते हैं रुई, यानी जन्म से रुई लाने का अर्थ यहाँ पर क्या है? यहाँ फिर से उपमा अलंकार है और वो कह रहे हैं कि बच्चे कैसे होते हैं? रुई के समान। वो जन्म से ही मुलायम होते हैं, रुई के समान हल्के होते हैं, मुलायम होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अभी यहाँ पर फिर से मानवीकरण कर दिया गया कि पृथ्वी मानो एक मनुष्य है और मनुष्य की तरह घूमती हुई उनके पैरों के पास आ जाती है, उनके पैरों के नीचे आ जाती है पृथ्वी। क्यों आ जाती है? उनको पता है कि ये बच्चे बहुत नाजुक हैं, इनके पैरों के नीचे रहो नहीं तो इनको चोट लग जाएगी। तो पृथ्वी मानवीकरण करा, पृथ्वी उसके पैरों के नीचे आ जाती है, बेचैन पैरों के पास। और बच्चों के पैरों को बेचैन क्यों कहा? क्योंकि बच्चे नटखट होते हैं, वो सीधे नहीं बैठ सकते, हर समय शैतानी में लगे होते हैं। तो वो नटखट बच्चे, उनके आगे पृथ्वी आ जाती है उनके पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध। बच्चे कैसे दौड़ते हैं? बेसुध, बिना सुध के, बिना होश के। बच्चे दौड़ते हैं तो बिना होश के बस दौड़ पड़ते हैं। ये नहीं देखते कि आगे पत्थर है कि क्या है, गिर पड़ेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं देखते। मम्मियाँ चिल्लाती है बेटा थमा, ध्यान से संभाल के। तो बच्चे कैसे हैं? बेसुध दौड़ते हैं। तो उस समय उनको ध्यान रखने वाला कौन है? पृथ्वी। छतों को भी नरम बनाते हुए, और पृथ्वी क्या करती है? छतों को नरम बना देती है। छतें भी अपने आप नरम हो जाती हैं, मुलायम हो जाती है। किसके लिए? बच्चों के लिए। क्योंकि छत को पता है कि ये बच्चे जो है मेरे ऊपर अभी आके खेलेंगे, तो उसको भी वो नरम बना देती है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, और दिशाएं जो है वो अपने आस पास चारों तरफ मृदंग बजा देती है। मृदंग एक वाद्य यंत्र है जिसकी आवाज बड़ी सुहावनी होती है, गुंजायमान होती है। तो जिस समय बच्चे पतंग के लिए दौड़ते हैं उस समय छतें भी नरम हो जाती हैं, दिशाओं में मानो मृदंग बजने लग जाते हैं जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं। पेंग भरना, झूला देखा होगा, स्विंग। तो जब स्विंग में बैठो तो झूला इधर जाता है और इधर जाता है, तो इसको पेंग भरना कहते हैं। हम प्रेशर लगा करके झूले को आगे बढ़ाते हैं और फिर पीछे ले जाते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं, फिर पीछे ले जाते हैं। तो ये पेंग भरना। बच्चे कैसे दौड़ते हैं? एकदम से दौड़ पड़ते हैं आगे को, फिर रुक जाएंगे, फिर एकदम से आगे बढ़ जाएंगे। मतलब उनका नियंत्रण अपनी चाल पर नहीं होता, वो तेजी से दौड़ते भागते हैं। तो बच्चे जब पेंग बढ़ाते हैं उस समय दिशाओं में मृदंग बजने लगता है। डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर डाल, किसी पेड़ की पतली सी डाल हो, उसको जरा सा प्रेशर आके खींचो तो डाल कैसे होती है? ऊपर नीचे होने लगती है। तो बच्चे भी बिल्कुल डाल की तरह लचीले हैं। बच्चे बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, उनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, बड़ी लचीली बॉडी होती है। जब कहो जहाँ कहो वहाँ पहुँच जाते हैं, कूद जाते हैं, ऊपर से धड़ाम से गिरते हैं, उनको चोट भी नहीं लगती, फिर खड़े हो जाते हैं। और यही हम उम्र वाले लोग, अगर एक बार जरा सा एक सीढ़ी भी नीचे पैर से कूदना पड़े तो हाथ पैर दर्द होने लगते हैं, घुटने बोल जाते हैं। पर बच्चे कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, और उनमें वेग होता है। वेग मतलब तेजी, और उनमें गति होती है। और वो क्या करते हैं? अब यहाँ पर देखिए उपमा अलंकार है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। दिशाओं में क्या जो आवाजें आ रही हैं वो कैसी है? किससे उपमा दी गई? मृदंग से उपमा दी गई। तो यहाँ उपमा अलंकार है। नीचे वाली लाइन में भी उपमा अलंकार है। डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर यानी डाल की से उपमा दी गई बच्चों को, उनके वेग को उपमा दी गई है की तरह। जहां पर सा, जैसा, सम, तरह, समान ऐसे शब्दों का प्रयोग करके उपमा दी जाती है।
वहां पर उपमालंकार होता है। तो यहाँ पर दोनों पंक्तियों में उपमालंकार है। और दृश्य बिंब है, आपकी आंखों के आगे एक दृश्य खिंच रहा है कि बच्चे इस समय दौड़ते हुए आसमान में पतंग उड़ाने के लिए दौड़ पड़े हैं। और पृथ्वी और छतें जो है वो कैसी हो गई हैं? नरम मुलायम। आगे की पंक्तियां देखिए बच्चों। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। अभी जो छतों के खतरनाक किनारे हैं, अब वो छत पे दौड़ पड़े, मैदान में खेल रहे होंगे, कुछ छतों पे दौड़ पड़े होंगे और छत पे जाकर के वो पतंग उड़ा रहे हैं। आपकी किताब में एक चित्र भी बना है, चित्र देखिए, उसमें बच्चे छतों के किनारे पर खड़े हैं। देखिए उसकी बाउंड्री पर खड़े हो गए हैं और पतंग उड़ा रहे हैं। ये बच्चे कैसे होते हैं? इनको बिल्कुल सुध नहीं होती, बेसुध होते हैं। ये नहीं सोचते कि छत से जरा सा पैर फिसला और हम गिर जाएंगे। जिस समय बच्चे खेल में होते हैं उस समय उनको कुछ होश नहीं होता। तो उस समय उनके जो खतरनाक किनारे हैं छत के, उनको कौन गिरने से बचाता है? सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। अब यहाँ पर रोमांच किसे कहते हैं? जो कुछ भी कर गुजरने की जो चाह होती है, रोमांच, एडवेंचर। तो वो जो एडवेंचर करने वाला जो संगीत उनके शरीर में बज रहा है, उनके शरीर में एक म्यूजिक बज रहा है, संगीत बज रहा है जो रोमांचित करने वाला संगीत है, वो उनको बचा लेता है। और कौन बचाता है? पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है। अब यहाँ पतंगों की धड़कती ऊंचाई, पतंग ऊपर उड़ रही है, उस ऊंचाई से पतंग उनको बचाती है, थाम लेती है, मतलब पकड़ लेती है महज एक धागे के सहारे। वो जो पतंग ऊपर उड़ रही है उससे एक धागा बंधा है जिसको कि बच्चे अपने हाथ में लेके पतंग उड़ाते हैं। उस धागे के सहारे पतंग उनको थाम लेती है। कितना सुंदर उपमा दी है बच्चों कि बच्चे थाम रखिए, बच्चे ने एक डोर थामी हुई है जिससे पतंग उड़ रही है, पर यहाँ उल्टा दिखाया कि पतंग ने उन बच्चों को उस डोरी के माध्यम से थाम के रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है कि कहीं बच्चे उन खतरनाक किनारों से गिर ना पड़े। तो पतंग भी बच्चों के साथ है, मौसम भी बच्चों के साथ है, और ये जितना भी दिशाएं हैं, मौसम है, शरद ऋतु है, ये सब बच्चों के साथ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे इतने उत्साह और इतने उल्लास से भरे हुए होते हैं उस समय। आगे देखिए, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। केवल पतंग नहीं उड़ रही, पतंगों के साथ साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र कहते हैं जो ये हमारे स्टोमेटा, जो ये बालों के छेद हैं, इन छेदों के सहारे, एक एक छेद से बच्चे उन पतंगों के साथ उड़ रहे हैं। केवल पतंग नहीं उड़ाते बच्चे, उन पतंगों के साथ बच्चे स्वयं उड़ते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं उड़ती हैं, उनके सारे सपने उड़ रहे होते हैं। वो गई, वो और ऊपर गई, मेरी वाली और ऊपर गई, देख तेरी वाली को काट दिया। बच्चे जब इस समय चिल्लाते हैं, अपने आप को बेसुध होकर के उस पतंग का मजा लेते हैं, तो बच्चों का दिल, दिमाग, शरीर सब कुछ उन पतंगों के साथ उड़ रहा होता है। कितनी सुंदर कल्पना है यहाँ पर, कितनी सुंदर मानवीकरण का उदाहरण है। ये एक पतंग ने बच्चे को थाम रखा है, और बच्चे के शरीर का जो संगीत है, रोमांच करने वाला संगीत, उसने बच्चों को थामा हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, पकड़ा हुआ है कि कहीं बच्चे उन किनारों से गिर ना पड़े। आगे की पंक्तियां देखते हैं बच्चों। ये आखिरी 4 पंक्तियां देखिए। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। अब अगर कहीं वो बाई चांस गलती से गिर पड़े, खतरनाक किनारों के पास आते हैं और गिर जाते हैं और बच जाते हैं, गिरते हैं, चोट लगती है थोड़ी बहुत और बच जाते हैं, तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तब उनको और निडर हो जाते हैं, उनका डर खत्म हो जाता है। निडर मतलब डर खत्म हो जाता है, भय खत्म। हम लोग अगर एक बार गिर जाते हैं, हम नहीं जाएंगे भाई, हम गिर पड़े थे, कल गिरे थे, चोट लगा, अब मुझे नहीं जाना। लेकिन बच्चे क्या वो डर जाते हैं? एक बार अगर गिर गए, चोट लग गई, बच गए, तो क्या वो डर जाते हैं? ना, फिर अगले दिन फिर छत पे मिलेंगे आपको, तो वो फिर और निडर हो जाते हैं, उनका भय बिल्कुल खत्म हो जाता है और फिर से सुनहले सूरज के सामने आते हैं। सुनहले सूरज मतलब अगला दिन होता है, जब फिर सूरज उगता है तो वो सुनहले सूरज के सामने फिर आ जाते हैं, और पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है, और पृथ्वी फिर तेजी से घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और उनके बेचैन पैर जो दौड़ते भागते कदम हैं उनके नीचे पृथ्वी आ जाती है उनको बचाने के लिए। छतें कैसी होती हैं? सूरज के साथ जब गर्मी होती है, सूरज निकलता है तो छतें गर्म हो जाती हैं, तो पृथ्वी इतना प्यार करती है उन बच्चों को कि उनके पैरों के नीचे आ जाती है, मुलायम बना देती है, छतों को मुलायम कर देती है कि बच्चों के पैर ना जल जाएं, कहीं उनको कोई तकलीफ ना हो जाए। यहाँ मानवीकरण है कि पृथ्वी, आकाश, हवा, मौसम, शरद ऋतु सब बच्चों के साथ है।
क्यों? क्योंकि बच्चे इतने उत्साह, इतने उल्लास से भरे हुए हैं कि वो सारा प्रकृति जो है, वो सारी की सारी प्रकृति उन बच्चों के साथ हो गई है और उनका पूरा साथ दे रही है पृथ्वी। यहाँ पर कविता खत्म होती है। बहुत सुंदर प्यारी सी कविता है। आपकी कविता का जितना अंश आपकी पुस्तक में दिया है, ये बिंब की कविता है। यहाँ पर स्पर्श बिंब है, यहाँ पर दृश्य बिंब है, और जब मृदंग बज रहे हैं वहाँ पर श्रव्य बिंब है। तो यहाँ हम बिंबों की कविता है, मानवीकरण की कविता है, और उपमा अलंकार का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये कुछ विशेष बिंदु हैं इसके, जिसको याद रखना है और अपने प्रश्न के उत्तर में आपको ये लिखना है। और इससे हमें यहाँ क्या सिखाते हैं कि हम जिस तरह से डर जाते हैं, हमको डरना नहीं है। हमको क्या करना है? जिस प्रकार बच्चे एक बार गिरने के बाद खाली नहीं बैठ जाते, उसी प्रकार हमको भी, वो लेखकों से, हमारे ऊपर पाठकों से पूछता है लेखक कि आप बताइए, क्या आप बच्चों के साथ हैं? क्या आप भी बच्चों की तरह निडर होते हैं? कोई एक परेशानी आपके पास आई तो क्या डर के बैठ जाओगे? नहीं, उठो और फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। फिर से पूरे ही जोश से, उतने ही जोश से और निडर होकर के आगे बढ़ो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। जिस प्रकार बच्चे नहीं डरते, उनका शरीर लचीला होता है, उनका उत्साह कम नहीं होता, ठीक उसी प्रकार हमको भी यही करना है कि अगर कोई कष्ट आया तो उससे डरना नहीं है, डर के बैठ नहीं जाना है। आगे फिर से नए उत्साह, नए उल्लास से आगे बढ़ना है। मान लीजिए आपका पहले टेस्ट में आपके नंबर कम आए, तो ये नहीं सोचना है कि हिंदी कठिन है। पूरे उत्साह से, पूरे जोश से फिर से लग जाइए, अगले टेस्ट में जरूर आएंगे आपके नंबर। तो बच्चों, अच्छे नंबरों के लिए पढ़ते रहिए, परीक्षा की तैयारी साथ साथ करते चलिए। मुझे उम्मीद है आपको कविता समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम लोग इसी कविता के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।